अलास्का और वॉशिंगटन बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप पर आरोप यह है कि वो सिर्फ रूस का पक्ष ले रहे हैं। बैठक में ट्रंप के बातचीत करने के तरीके और मुद्दों पर गौर करें तो ऐसा लग रहा था कि वो पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। ट्रंप यूक्रेन के हित नजरअंदाज करते हुए दिखे तो रूस और अमेरिका के हितों को पहले रखते हुए भी दिखाई दिए। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ट्रंप युद्ध का समाधान चाहते हैं तो वो यूक्रेन के हितों की अनदेखी कैसे कर सकते हैं। पूरी बैठक में ट्रंप का फोकस डर और दबाव की कूटनीति पर रहा। बिजनेस हासिल करने पर जोर दिखा साफ तौर पर पश्चिमी मीडिया में। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि ट्रंप की आलोचना हो रही है। ट्रंप पर यूक्रेन यूरोप की अनदेखी का आरोप लग रहा है। रॉयटर्स ने लिखा है कि बैठकों में पुतिन को बढ़त मिली है, यूक्रेन यूरोप के हितों की अनदेखी की जा रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो पश्चिमी मीडिया में इस वक्त एक खास तरह का नैरेटिव है जो ये कहता है कि ट्रंप यूरोप की और यूक्रेन के हितों की अनदेखी कर रहे हैं और वो दरअसल जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें रूस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और रूस का जो पक्ष है वो मजबूत दिखाई दे रहा है। तो दो बैठकों से सब साफ अभी दिखाई दे रहा है। जो पुतिन चाह रहे हैं वो हो रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो देखिए, वॉशिंगटन बैठक में पहला सबूत यह है कि ट्रंप ने पुतिन की बातों को प्रमुखता दी है। उनकी शर्तों और प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई, सिर्फ पुतिन की शर्तों पर। ट्रंप ने पुतिन की बातों को प्रमुखता दी। राउंड 2 में हम अलास्का बैठक और वॉशिंगटन बैठक दोनों की बात कर रहे हैं। पहली बैठक अलास्का में ट्रंप ने पुतिन की बातों को प्रमुखता दी। दूसरी बैठक वॉशिंगटन में पुतिन की शर्तों पर ही बात हुई। अलास्का में डील मेकर की भूमिका में दिखाई दिए ट्रंप। वॉशिंगटन की बैठक में भी ट्रंप ने खुद को निगोशिएटर की भूमिका में रखा। डील मेकर की भूमिका में जहां ट्रंप थे तो इसका मतलब यह है कि पूरा फोकस डील करवाने और अमेरिका के फायदे पर ट्रंप का था, जो दिखाई दिया वॉशिंगटन में। अलास्का से लेकर व्हाइट हाउस तक ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हर बार नई वार्ता पर सहमति बनी। ऐसा ही कुछ व्हाइट हाउस की मीटिंग में भी हुआ। ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन युद्ध विराम का रास्ता नहीं निकला। अलास्का से व्हाइट हाउस तक युद्ध विराम पर सहमति नहीं। ट्रंप का नया प्लान यूक्रेन युद्ध को भड़काएगा। पुतिन का ट्रंप कार्ड यूरोप के दोफा। पुतिन से मिलेंगे जेलेंस्की, मर्ज की साहस वाली चुनौती। ठीक उसी वक्त पुतिन ने यूक्रेन के लिए अपने 2 विध्वंसक न्यूक्लियर बॉम्बों को रवाना कर दिया। ये तस्वीरें देखिए जब व्हाइट हाउस में ट्रंप जेलेंस्की और यूरोप के नेताओं के साथ यूक्रेन युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। यूक्रेन में हड़कंप मचा था। व्हाइट हाउस में ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के बीच करीब 2.5 घंटे की बैठक चली। इस बैठक में ट्रंप ने दावा किया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह दूसरी बार है जब इतनी बड़ी बैठक हुई है। ट्रंप ने कहा कि युद्ध रोकने के लिए जल्द पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक होगी। समय और जगह तय करना अभी बाकी। Solid meeting, good meeting, maybe a great meeting, and we're going to try and work out a trilat after that and see if we can get it finished, put this to sleep. Because this is not since the Second World War has there been anything like this. भले ही ट्रंप की कूटनीति सफल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पुतिन, जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं में तालमेल बिठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस वक्त वो व्हाइट हाउस में रणनीति बना रहे थे, ठीक उसी वक्त उन्होंने पुतिन से भी फोन पर बात की। करीब 40 मिनट की चर्चा में उन्होंने पुतिन को बैठक की जानकारी दी। यूरोपीय नेताओं से काफी देर के मंथन के बाद ट्रंप यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर भी सहमत हुए। अमेरिका से सुरक्षा गारंटी मिली तो बदले में कीमत भी चुकानी पड़ी। सुरक्षा गारंटी के बदले यूक्रेन अमेरिका से $100 बिलियन के हथियार खरीदेगा। उधर जेलेंस्की भले ही पुतिन से मीटिंग को तैयार है, लेकिन जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को रूस के राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं।
मर्ज ने ट्रंप के सामने साफ साफ कह दिया कि उनको पुतिन पर भरोसा नहीं, इसलिए शांति के लिए रूस पर दबाव बनाना जरूरी है। यूक्रेन के साथ साथ फ्रांस को भी रूस से डर लगता है। कुछ ऐसा ही दावा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी किया। उन्होंने कहा कि खतरा सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि समूचे यूरोप को है, इसलिए यूरोप को भी सुरक्षा गारंटी की जरूरत है। व्हाइट हाउस में 2.5 घंटे का मंथन भले ही जंग रोकने में सफल ना रहा हो, लेकिन शांति की बात तो सभी की जुबान पर थी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि हमें यूक्रेन के पक्ष में एकजुट होना होगा। भले ही ट्रंप का दावा है कि उन्होंने युद्धविराम पर पुतिन से चर्चा की है, लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी पर रूस नाराज दिखा। रशिया टुडे के मुताबिक रूस ने सवाल पूछा कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी का मतलब क्या है। दरअसल मॉस्को नहीं चाहता कि सुरक्षा के बहाने कोई दूसरा देश यूक्रेन में घुसे और रूस के लिए खतरा पैदा हो। साफ है, अलास्का से लेकर व्हाइट हाउस तक ट्रंप ने यूक्रेन युद्धविराम पर तमाम कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी रणनीति कामयाब होती नहीं दिखी। हालांकि इतना जरूर है कि सीज फायर की कोशिश की आड़ में वो एक बार फिर हथियार बेचने में कामयाब जरूर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वॉशिंगटन की बैठक के बाद रूस के घातक हमले जारी हैं। यूक्रेन पर रूस का भीषण मिसाइल ड्रोन अटैक हुआ है। क्रेमेंचुक में KH-101 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। इसके अंदर M बैलिस्टिक मिसाइल से भी अटैक किया गया। 20 गैरॉन ड्रोन से भी ताबड़तोड़ हमले किए गए। एक और बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। खार्किव में रिहायशी इमारत को टारगेट बनाया गया है। रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है, और 18 लोग घायल हैं। मरने वालों में 2 साल का एक बच्चा भी शामिल है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका अभी भी जाहिर की जा रही है। एक और बड़ी खबर यह कि यूक्रेन पर बड़े मिसाइल हमले की तैयारी की जा रही है। पूरे यूक्रेन में हमले के अलर्ट वाले सायरन बजते सुनाई दिए। रूस किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है, और इसके लिए यूक्रेन अपने आप को तैयार कर रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हमले और आक्रामकता का डर दिखाकर ट्रंप अपना बिजनेस एजेंडा चला रहे हैं। विस्तार से ये बताते हैं आपको कि ट्रंप ने दरअसल क्या डील दी है। अमेरिका से $100 बिलियन के हथियार खरीदेगा यूरोप हथियारों की पेमेंट करेगा। यूक्रेन को ये वेपन दिए जाएंगे। 10 पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डील में शामिल हैं। $50 बिलियन की ड्रोन उत्पादन डील का भी प्रस्ताव रखा गया है। सवाल यह है कि अगर शांति की बात है तो फिर डिफेंस डील का ऑफर क्यों है? मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है क्या अमेरिका? ये बहुत अहम सवाल है। शांति वार्ता की आड़ में ट्रंप अपना बिजनेस एजेंडा चला रहे हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन को कमजोर करने के लिए उनके सभी टॉप जनरल्स को मारने का प्लान बना चुके हैं। ये जिम्मेदारी यूक्रेनी खुफिया एजेंसी को दी गई है। कुर्स्क में एक जनरल पर हमला भी हो चुका है। यूक्रेन के जासूस रूस के अलग अलग इलाकों में सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश में हैं। पिछले दिनों रूस ने एक यूक्रेनी एजेंट को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 60 किलो विस्फोटक मिला था। रूसी सेना के हौसले को तोड़ने वाला प्लान। पुतिन को युद्ध की रणनीति बनाने में मदद करने वाले अफसर टारगेट। ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ सिर्फ बारूद का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ज़ेलेंस्की की कोशिश है कि रूस में मौजूद पुतिन के तमाम भरोसेमंद लोगों को खत्म कर दिया जाए। इस प्लान का खुलासा कुछ दिन पहले ही हुआ था। 11 अगस्त को मॉस्को से एक जासूस पकड़ा गया। यूक्रेनी जासूस के पास 60 किलो विस्फोटक मिले। जासूस के टारगेट पर रूसी सैन्य अफसर की कार थी। यह हमला तो टल गया। मॉस्को में रूसी सैन्य अफसरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, लेकिन वॉर जोन में यूक्रेनी सेना ने पुतिन के एक टॉप सैन्य सलाहकार को टारगेट कर लिया है। ये तस्वीर लेफ्टिनेंट जनरल अबाचेव की है। पुतिन के जनरल रूस की सुरक्षित सीमा के भीतर थे और सूमी में रूसी सेना की कमान संभाल रहे थे। लेकिन ये खबर यूक्रेन को मिल गई और उसके बाद रूस के कुर्स्क में हमला किया गया। अबाचेव की कार को निशाना बनाया गया।
रूसी जनरल हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए। रूसी जनरल की जिंदगी बचाने की कोशिश जारी है। ज़ेलेंस्की रूस के कई अफसरों का डेथ वारंट जारी कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसियां लगातार रूसी जनरल्स पर हमले की ताक में हैं। यूक्रेनी एजेंसियां ऐसे हमलों में कामयाब भी होती रही हैं। रूस में कई लोगों की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हो चुकी है। तारीख 25 अप्रैल, वक्त सुबह करीब 10 बजे। क्रेमलिन से करीब 24 किलोमीटर दूर एक कार में ब्लास्ट हुआ। यह धमाका भी एक रूसी जनरल को टारगेट करके किया गया था। पुतिन के जनरल यारोस्लाव मोस्काले इस धमाके में मारे गए। यह उसी वक्त का वीडियो है जब कार में ब्लास्ट हुआ। कार मोस्काले के अपार्टमेंट के एंट्री गेट पर खड़ी है। वीडियो में रूसी जनरल कार के पास आते नजर आते हैं। तभी एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। खास बात है कि जिस दिन यह हमला हुआ उस दिन डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का काफिला क्रेमलिन पहुंचा था। क्रेमलिन में स्टीव विटकॉफ की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई, जिसके बाद दोनों के बीच बंद दरवाजे के पीछे मीटिंग शुरू हुई थी। यूक्रेन ने तब यह हमला युद्ध विराम को रोकने और पुतिन के गुस्से को भड़काने के मकसद से किया था। अब फिर वैसी ही स्थिति है। इसलिए ज़ेलेंस्की ने पुतिन के टॉप जनरल्स को मारने का मिशन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की जो संभावित बैठक है उसको लेकर ये देखना होगा कि पुतिन बैठक में शामिल होंगे या नहीं। यानी बड़ा सवाल है इस मुद्दे पर कि पुतिन इस बैठक में शामिल भी होते हैं या नहीं, ज़ेलेंस्की के साथ जो बैठक होनी है। लेकिन सवाल यह है कि जर्मनी और यूरोप को रूस पर भरोसा क्यों नहीं है। आइए समझते हैं। जर्मनी को पुतिन पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि मर्ज का डर है कि ये एक बार फिर वही हो सकता है जो हिटलर के साथ हुआ। 1938 में म्यूनिख समझौते पर आज भी पछता रहे हैं फ्रांस और ब्रिटेन। तब हिटलर को चेकोस्लोवाकिया का कुछ हिस्सा दिया गया था। हिटलर ने वादा किया था कि किसी और देश पर हमला नहीं करेगा। सिर्फ 6 महीने के बाद ही हिटलर ने वादा तोड़ दिया। मार्च 1939 में जर्मनी ने पूरा चेकोस्लोवाकिया कब्जा लिया। पोलैंड पर हमले से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। यूरोप ने सबक लिया। तानाशाह को रियायत से संकट बढ़ता है। बड़ी बात कि क्या यही वजह है कि जर्मनी रूस से डील पर सवाल उठा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की के ड्रेस कोड पर बात हुई। जब मुलाकात हुई, रिपोर्टर ने कहा कि सूट में आप अच्छे लग रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने इसका जवाब दिया, कहा कि मेरा सूट नया है, आपका पुराना है। ज़ेलेंस्की के जवाब पर ट्रंप भी हंसने लगे। पिछली बार तब जब ज़ेलेंस्की पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए तो उन्होंने सूट नहीं पहना था और इसको लेकर मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हुई थी। ट्रंप ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन उसके बाद ज़ेलेंस्की इस बार जब पहुंचे तो उन्होंने ऐसी कई कोशिशें की जिसमें लगा कि वो नहीं चाहते हैं कि ट्रंप को किसी भी तरह से वो उकसाएं। Yes. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good on I you. said the one that attacked you last time. See, now I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. President Zelensky. In the same suit. You see, I changed. You are not. Maybe yours is much better. ट्रंप के साथ बैठक में यूक्रेन का मैप लेकर पहुंचे थे ज़ेलेंस्की। मैप में रूसी कब्जे वाले इलाके दिखाए गए। नक्शे को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान भी आया। रूसी कब्जे वाले इलाके को छुड़ाएंगे, ये साफ तौर पर कहा ज़ेलेंस्की ने। तो देखिए, मैप में रूसी कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाने की बात भी कही। I hope that we will find decisions, and then what is very important that all the sensitive things, territorial, etc., we will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and President Trump will try to organize such meeting, and he said that he will come or not come. Ukraine will be happy if you will both want me there, I will be there. Yeah, you know that. Thank you, and I think this is very important. Yes, so security guarantees
bringing kids back and all our people, not only warriors, first of all warriors, and all the civilians, journalists, a lot of people in prison. So we need them back. And guarantees which will work for the years. We spoke about it, and I showed the President a lot of details on the battlefield, on the map. Thank you so much. Thank you for the map, by the way. Good map. It was great. Yeah. I'm thinking how to take it back. We'll get you. No. I think that we had constructive, specific meeting, and I'm very thankful to all the. व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की जो बैठक हुई उसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस फोटो की हुई है। यूक्रेन के मैप के सामने खड़े ट्रंप और जेलेंस्की की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को डिकोड आइए करते हैं। व्हाइट हाउस में यूक्रेन का मैप, ट्रंप और जेलेंस्की दोनों उसके साथ खड़े हैं। इसका को डिकोड करने के लिए ट्रंप के दोनों हाथ खुले हैं। ट्रंप का आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है। जेलेंस्की के हाथ बंधे हुए हैं, समझौते का दबाव है। मैप में देखा डोनबास, यूक्रेन को डोनबास खोना पड़ सकता है, इस पर सवाल है। सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता नहीं, जमीनी स्थिति पर भी गहन चर्चा हुई। बातचीत हुई युद्ध की रणनीति पर जो केंद्रित थी, यूक्रेन की सुरक्षा, रूस के साथ संघर्ष पर भी चर्चा की गई। लेकिन अमेरिकी एक्सपर्ट्स के ट्रंप पर भी कई सवाल हैं। ट्रंप की नीयत और नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं अमेरिकी एक्सपर्ट्स द्वारा। अमेरिका के पास युद्ध रोकने की साफ नीति नहीं है, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। दोनों के बीच समझौता कराने में फेल हुए हैं ट्रंप, ये कहना है उन तमाम एक्सपर्ट्स का जो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन रूस यूक्रेन नीति पर ट्रंप की आलोचना क्यों हो रही है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या तर्क है उनके? रूस यूक्रेन की वास्तविक इच्छाओं को समझने में नाकाम है ट्रंप। दोनों पक्षों के बीच एक स्वीकार्य समझौता कराने में ट्रंप फेल हुए हैं अभी तक। आगे कोई सार्थक समझौता हो, इसकी राह बहुत मुश्किल है। यूरोपीय नेताओं का वॉशिंगटन आना उनका डर दिखाता है। यूरोप को यह डर है कि जेलेंस्की को कहीं धोखा न दे दें डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस के पास शांति वार्ता की स्पष्ट योजना भी नहीं है। ट्रंप प्रशासन की नीति में ठोस और प्रभावी दिशा की कमी दिखाई देती है। तो ट्रंप की नीयत पर सवाल क्यों है, ये बड़ा सवाल है। रूस पर नरमी दिखाई दे रही है और इस वजह से सवाल उठ रहा है। एक और वजह यह है कि रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं अभी तक ट्रंप ने, और ज्यादा रूस का पक्ष रख रहे हैं। यूक्रेन को डिफेंस डील दी जा रही है, यूरोप की अनदेखी की जा रही है और डील करने में जल्दबाजी कर रहे हैं ट्रंप। ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी में हैं रूस के साथ अपने संबंध सुधारने को लेकर। लेकिन यूक्रेन रूस की जंग में ट्रंप इतने व्यस्त हो गए हैं कि दुनिया के उस कोने पर उनका ध्यान ही नहीं है जहां अमेरिका खुद जंग लड़वा रहा है। ये मोर्चा है इजराइल और गाजा का। लेकिन नेतन्याहू के लिए ट्रंप की यही व्यस्तता एक मौका बन गई है। मौका है गाजा विनाश का, जो शुरू हो चुका है। ट्रंप इस समय रूस यूक्रेन युद्ध को सुलझाने में इस कदर व्यस्त हैं कि गाजा के मोर्चे पर जारी विध्वंस की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। और इसका फायदा नेतन्याहू उठा रहे हैं। फायदा किस स्तर पर उठाया जा रहा है, इसका प्रमाण ये तस्वीरें दे रही हैं। पूरा गाजा कंक्रीट के मलबे का सबसे बड़ा ढेर बन गया है। नेतन्याहू का प्रण होकर रहेगा गाजा दहन। दरअसल इस समय इजरायली सेना ने गाजा शहर पर अपने बारूदी अभियान को गति दे दी है। इस मिशन का मकसद है गाजा के अंतिम क्षेत्र पर कब्जा, फिर चाहे कीमत कितने ही अमानवीय क्यों ना हो। और इसकी पुष्टि करती है ये तस्वीर, जिसमें गाजा के लोगों पर मिसाइलों से हमला हो रहा है। जबालिया के शरणार्थी शिविरों को फाइटर प्लेन से टारगेट किया जा रहा है। पानी के लिए तरस रहे लोगों की भीड़ पर मिसाइल गिराई जा रही है। अस्पतालों के पास जमा भीड़ पर हमले किए जा रहे हैं। यानी गाजा के संपूर्ण विनाश के लिए ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है, जिसमें मददगार साबित हो रहा है रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से ट्रंप की व्यस्तता, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान गाजा से हटाकर यूरेशिया के युद्ध पर कर दिया है।
हालांकि इन हमलों की वजह अब भी हमास को बताया जा रहा है, जिसका प्रमाण ये तस्वीर दे रही है, जिसमें इजरायली सेना और उनकी गाड़ियों पर अल कस्साम ब्रिगेड के हमले हो रहे हैं। यानी इजराइल जिस मिशन के तहत गाजा विध्वंस के लिए आगे बढ़ रहा है, उसके लिए खुद हमास मददगार साबित हो रहा है। अब सवाल यह है कि अगर गाजा का सर्वनाश ही इजराइल का मकसद है, तो फिर बंधकों का क्या होगा? और क्या इजराइल के लोग भी यही चाहते हैं? इन सवालों का जवाब तेल अवीव में जुटी भीड़ ने दे दिया। ये वीडियो तेल अवीव का है, जहां 1.5 लाख से ज्यादा इजरायली लोग प्रदर्शन के लिए जुटे। इनकी मांग है कि कैदियों की जल्द से जल्द अदला बदली की जाए और समझौते के साथ गाजा इजराइल युद्ध को विराम दिया जाए। और अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले की जिसे वो ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन इस फैसले की वजह से हजारों लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ये फैसला है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स की तैनाती का। इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब है कि ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी की पुलिस को सीधे तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है। अब वो जैसा आदेश देंगे, नेशनल गार्ड्स वैसा एक्शन करेंगे। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, लेकिन ये सब करने की नौबत क्यों आई? क्या ट्रंप को अपने घर में किसी से डर लग रहा है, या फिर ये उनकी बंटवारे वाली राजनीति की कोई चाल है? ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में टैरिफ की तलवार चलाने वाले ट्रंप डरे हुए हैं। इसी डर की वजह से उन्होंने अमेरिका की राजधानी को एक तरीके का डिटेंशन सेंटर बना दिया है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में फौजी बूटों की गूंज सुनाई दे रही है। ट्रंप के आदेश पर नेशनल गार्ड्स की भारी भरकम फौज ने वॉशिंगटन डीसी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब अमेरिका की राजधानी फेडरल कैंप जैसी दिखने लगी है। नेशनल गार्ड्स को तैनात करने के पीछे आधिकारिक वजह ये बताई गई कि वॉशिंगटन डीसी में अपराध और नस्ली हिंसा अचानक बढ़ गई है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट और डीसी पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि अपराध दर 30 साल के न्यूनतम स्तर पर है। पिछले 1 साल में कारजैकिंग, हत्या और लूटपाट सभी मामलों में गिरावट आई है। तो फिर ऐसा क्या है जिसने ट्रंप को इतना बेचैन कर दिया? I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. Deploying the National Guard to help reestablish law, order, and public safety in Washington, D.C., and they're going to be allowed to do their job properly. ट्रंप के इस ऐलान के कुछ ही घंटों में वॉशिंगटन डीसी की तस्वीर बदल गई। जहां पहले मेट्रोपॉलिटन पुलिस की गाड़ियां गश्त करती थीं, वहां हर चौराहे पर नेशनल गार्ड्स तैनात हो गए। बख्तरबंद गाड़ियों ने सड़कों को भर दिया। FBI, DA और ICE जैसी एजेंसियां भी सड़कों पर उतर आईं। लेकिन इस कदम के खिलाफ गुस्सा भी सड़कों पर उतर आया। हजारों लोग व्हाइट हाउस और कैपिटल बिल्डिंग की तरफ मार्च करने लगे। बैनर्स पर लिखा था नेशनल डिस्ग्रेस और नो मार्शल लॉ। नारे गूंज रहे थे, ट्रंप गो होम, लिबरेट अमेरिका फ्रॉम ट्रंप। जिस नेता को अमेरिका की जनता ने करीब साल भर पहले राष्ट्रपति पद के लिए चुना था, उसके खिलाफ खुलेआम नारेबाजी होने लगी। लोग जल्द से जल्द अमेरिका को ट्रंप से आजाद कराने की मांग करने लगे। वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा मुस्तैद करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना और ओहायो से भी सैनिक बुला लिए गए। इन सैनिकों की मौजूदगी ने अमेरिका की लोकतांत्रिक राजधानी को एक मिनी ग्रीन जोन बना दिया है। फिलहाल तो ये सैनिक हथियारों के बिना गश्त कर रहे हैं, लेकिन आदेश मिलते ही वो हथियारों से लैस हो सकते हैं।
ट्रंप प्रशासन के मुताबिक ये सब बढ़ते क्राइम रेट को कम करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन आंकड़े ट्रंप के दावों पर संदेह पैदा करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में डीसी में हिंसा की 2138 घटनाएं हुई, जबकि इस साल अब तक 1586 घटनाएं हुई हैं, यानी 26% की कमी आई है। इसी तरह 2024 में मर्डर की 112 घटनाएं हुई, जबकि इस साल सिर्फ 99, यानी ऐसे मामलों में 12% की कमी आई है। 2024 में डीसी में लूटपाट की 1249 घटनाएं हुई, जबकि इस साल 898, यानी इस तरह की घटनाओं में 28% की कमी आई। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि जब वॉशिंगटन डीसी में अपराध दर कम हुई है तो फिर उसे नेशनल गार्ड्स के हवाले क्यों किया गया? शायद डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने डीसी में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के पीछे ऐसा तर्क दिया जो अमेरिका के नागरिकों को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। We have other cities that are very bad. New York has a problem. And then you have, of course, Baltimore and Oakland. We don't even mention that anymore. They're so far gone. We're not going to let it happen. We're not going to lose our cities over this. And this will go further. We're starting very strongly with DC, and we're going to clean it up real quick, very quickly, as they say. Trump must go now! सिर्फ आम लोग ही नहीं, वॉशिंगटन डीसी की मेयर म्यूरियल बाउसर, डीसी के अटॉर्नी जनरल और कई सांसद इस फैसले को ट्रंप की मनमानी बता रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए ये एक खतरनाक परंपरा है। वहीं अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी रैंडी मैनर बोले, ये आपातकाल नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रदर्शन है। वॉशिंगटन डीसी में तैनात नेशनल गार्ड्स सिर्फ सड़कों पर गश्त नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र पर गहरे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जब अपराध दर कम है तो फिर लोगों में क्राइम का खौफ क्यों बढ़ाया जा रहा है? कुछ लोग ट्रंप के इस फैसले को कानून व्यवस्था की मजबूरी बता रहे हैं, लेकिन उनके आलोचक इसे लोकतंत्र की घेराबंदी कह रहे हैं। सवाल यही है, क्या ये कदम जनता की सुरक्षा के लिए है या फिर सत्ता को सुरक्षा देने के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।